दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार के विभिन्न पहलुओं और आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो का मुख्य फोकस CGPSC द्वारा आयोजित विभिन्न इंटरव्यू होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये अन्य परीक्षाओं में भी आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये पूछेंगे कि हम आपकी बात क्यों सुने, तो मेरा नाम राजन तिवारी है। मैंने CGPSC 2016 में 21वीं रैंक अर्जित की थी। इसके अलावा CGPSC राज्य सेवा परीक्षा में मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें मेरी रैंक 53वीं, 88वीं, 159वीं और 190वीं थी। अभी वर्तमान में आयोजित CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में भी राजनीति विज्ञान में मुझे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस वीडियो में हम साक्षात्कार से जुड़े प्रैक्टिकल पहलुओं पे बात करने का प्रयास करेंगे। आपने थ्योरेटिकल बातें बहुत सुनी होंगी कि इंटरव्यू ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन CGPSC में आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू दिलाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं, हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ज्ञान की परीक्षा हो चुकी है। आपने प्री दिलाया है, इसके बाद मेंस दिलाया है, और दोनों अगर एग्ज़ाम आप सेलेक्ट होके यहाँ आए हैं, अर्थात प्री प्लस मेंस, अगर दोनों आप सेलेक्ट होके यहाँ आ चुके हैं तो आपको अब ज़रूरत ज्ञान दिखाने की नहीं है, अब आपको अपने को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे एक कोटेशन हर कोई बोलता है कि आपके सामने जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, आपको ये समझना है कि आप उससे ज्ञानी नहीं हो सकते। अगर वो चाहता है कि आप उनकी बातों का जवाब दें, तो वो आपसे पूछेंगे कि बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है। और अगर वो चाहते हैं कि आप जवाब ना दें, तो सीधा से आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे पिताजी का नाम क्या है। अपने पिताजी का नाम बताने के लिए आपको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, और उनके पिताजी का नाम आप कितनी भी तैयारी कर लें, आप नहीं बता सकते। तो इसीलिए आपको ये अपने मन में बैठा के रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, और कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, अगर सामने वाला चाह लिया कि आपसे जवाब ना बने, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी जो साधारण सी ट्रिक है जो आपको समझना है कि जो इंटरव्यूअर है वो बहुत योग्य लोग होते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं, और सभी का अपना ईगो होता है। तो जैसे उन्होंने कोई आपसे सवाल पूछा और आपको जवाब बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, आपको जवाब उसका भी अच्छे से पता है, फिर भी आप ये कोशिश करिए कि थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए। इससे क्या होगा, अगर आप तुरंत बता दिए तो सामने वाले के मन में आएगा कि देखो तुरंत बता दिया, तो वो फिर और कठिन सवाल पूछेंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको थोड़ा सोच के बोलना है। भले आप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड सोचिए, उसके बाद बोलिए। उससे उनका भी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और आपसे भी कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि आपको इंटरव्यूअर के ईगो का तो ध्यान रखना है, उसके ईगो को तो सेटिस्फाई करना है, लेकिन अपना ईगो रूम के बाहर छोड़ के जाना है। आपको खुद अपना ईगो वहाँ लेके नहीं जाना है, तो क्योंकि आपको नंबर चाहिए, आपको वहाँ लड़ाई नहीं करना है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंटरव्यू में अगर आपको सॉरी बोलने की कला आ गई, तो आपने आधी जंग जीत ली है। आपको बहुत मुस्कुरा के सॉरी बोलना है। आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, और कोई भी सवाल, कितना भी कठिन सवाल हो, आप प्रेम से बोल सकते हैं कि सॉरी सर, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, सॉरी सर, इसके बारे में मैं और ज़्यादा पढ़ूँगा। लेकिन अलग अलग तरीके से आपको सॉरी बोलना है। उससे क्या होता है कि उनको दिखता है कि आप विनम्र हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात जो इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है वो है आपका आत्मविश्वास।
वो वहाँ इसीलिए बैठे हैं, आपको सामने इसीलिए बुलाया गया है कि वो आपके आत्मविश्वास को चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है। तो आपको दिखाना है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरा पड़ा है, आपको ये बताना है। वो अगर आपसे बोलते हैं कि आपको अगर नक्सली इलाके में भेज दिया जाए तो आप काम कर पाओगे, तो आपको पूरे आत्मविश्वास से बोलना है कि हाँ सर बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा। दूसरी चीज़ है मध्यम मार्ग, मतलब आपको किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं जाना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं पूरा करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं पूरे छत्तीसगढ़ को सुधार दूंगा, भारत को सुधार दूंगा। आपको ना तो न्यूट्रल होना है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे हाथ में क्या है, और ना तो आपको बहुत सिंघम बनना है। आपको बिल्कुल मध्यम मार्ग, जो गौतम बुद्ध बोलते हैं, उसमें रहना है कि सर जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा और सिस्टम को सुधारने की कोशिश करूँगा। ये जो चीज़ है वो इंटरव्यू में सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको अपने इंटरव्यू का ड्राइवर खुद बनना है। आपको लगेगा ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बात होती है, आप किसी से भी बात करते हैं, आप बोले कि सर, आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आप बोले कि सर मैं यहाँ रहता हूँ, तो अगला सवाल वही होगा कि वहाँ क्या क्या मिलता है। आप बोले कि सर यहाँ केला मिलता है, सेब मिलता है, तो बोलेंगे अच्छा सेब कैसे मिलता है। मतलब आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो जो आपकी आखिरी लाइन रहेगी उसी से अगला सवाल आता है। अगर आपसे बोला कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, आप बोलेंगे कि सर छत्तीसगढ़ में धान बहुत मात्रा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में का जो मैदानी इलाका है उसमें बहुत अधिक धान होता है, लेकिन सर छत्तीसगढ़, इसीलिए छत्तीसगढ़ का सेब भी कटोरे जैसा है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। अब आपको अगर ड्राइवर बनना है तो आप बोलिए सर लेकिन केवल मध्य छत्तीसगढ़ में धान होता है, उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में धान नहीं होता, और आप रुक जाइए। अगला सवाल कोई भी पूछेगा कि अच्छा क्यों नहीं होता उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में धान, तो आप बताएंगे कि सर इसलिए नहीं होता और सरकार प्रयास कर रही। तो कोई भी इंटरव्यू अगला सवाल यही पूछेगा कि अच्छा क्या प्रयास कर रही सरकार। आप बताएं कि सर छत्तीसगढ़ सरकार बहुत से प्रयास कर रही, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रमुख है। तो आप यहाँ पे रुके तो अगला सवाल जरूर आएगा कि अच्छा किसान न्याय योजना क्या है। आप बोले कि सर ये है लेकिन इसमें कई कमियां हैं, आप रुक गए, तो अगला सवाल यही आएगा कि अच्छा इसमें क्या कमियां हैं बताइए। तो अगर आप अपने इंटरव्यू के ड्राइवर बन जाएंगे ना, आप खुद इंटरव्यूअर को बताएंगे कि अब यहाँ से पूछिए, अब यहाँ से पूछिए, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन इसमें कुछ डिस्क्लेमर भी है। पहली चीज़, आप वहीं जाके ट्राई मत करिए। आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट वहाँ जाके ट्राई करूँगा और कुछ भी बोलूँगा तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मत करिए क्योंकि वो भी अनुभवी लोग हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप इंटरव्यू को ड्राइव कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि जैसा मैंने बोला कि आप जो बोलेंगे उसी से सवाल आएगा अगला, तो ऐसी कुछ चीज़ मत बोल दीजिए जिसके बारे में आपको नहीं पता है। आप बोले कि सर मिलेट के लिए भी बहुत कुछ हो रहा है और आपको मिलेट के बारे में नहीं पता, और हो सकता है अगला सवाल मिलेट के बारे में आ जाए, तो आपको वही चीज़ बोलना है जिसके बारे में आपको पता है और वो चीज़ नहीं बोलना है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अगर हम आगे बढ़ें तो इंटरव्यू में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, बायोडाटा पर आधारित, आपको एक व्यक्तिगत विवरण भरना रहता है जिसमें आप अपनी पूरी जानकारी भरते हैं और उसके आधार पर इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछते हैं। इसके बारे में चर्चा हम अंत में करेंगे। दूसरा होता है करेंट अफेयर पर आधारित प्रश्न। ये छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पे भी, इंडिया के करंट अफेयर पे और दुनिया के करंट अफेयर पे भी पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में जो CGPSC का ट्रेंड है वो दुनिया के करंट अफेयर से ज़्यादा पूछ रहे हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध क्या है या अन्य जो भी घटनाएं होंगी वो पूछेंगे। और तीसरा जो प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान का पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के गीतकारों का नाम बताइए, जनजातियों का नाम बताइए, छत्तीसगढ़ की, इसमें योजना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताइए। और उनके पूछने का जो ट्रेंड होता है वो कुछ 3 योजनाओं के बारे में बताइए, 4 इसके बारे में बताइए, 5 जनजातियों के बारे में बताइए। तो आप क्योंकि
सामान्य ज्ञान तो वैसे भी पढ़े रहते हैं, लेकिन एक बार आपको फिर से उसको पढ़ लेना है। प्रश्न जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला फैक्चुअल प्रश्न, फैक्चुअल मतलब फैक्ट पे आधारित। इसमें आपके पास या तो आपको प्रश्न का उत्तर पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि राम वन गमन पथ किस तारीख को शुरू हुआ या उसमें कौन कौन से स्थान हैं, तो आपको या तो पता है आप बता देंगे, और या तो आपको नहीं पता है तो आप नहीं बताएंगे। लेकिन अगर नहीं पता तो आप प्रेम से सॉरी बोल सकते हैं, और सॉरी बोलने का अलग अलग तरीका है। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर पढ़ा था लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सर मेरे को अभी पता नहीं है, या सर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। एक ही तरीके से सॉरी नहीं बोलना है। और कई चीज़ हैं जिसमें आप यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा कि राम वन पथ गमन में कौन कौन सी जगहें हैं, आपको अच्छे से नहीं पता तो आप उन्हीं से अनुमति ले लीजिए। बोलिए सर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर आप अनुमति देंगे तो मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो अब आपने उनसे बोल दिया कि मेरे को नहीं पता, मैं ट्राई करूँगा। वो बोलेंगे ठीक है ट्राई करो, तो अब आप बोल सकते हैं गलत। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मत बताइए, जैसे आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या क्या राम वन पथ गमन में है और आप बोल दिए बिलासपुर, तो वो बहुत गलत संदेश जाता है। अगर उनको पता है तो वो समझ जाएंगे कि आप गलत बोलते हैं, और अगर इंटरव्यूअर को ये पता चल गया कि आप गलत बोलते हैं, सामने वाले को मिसगाइड करते हैं, सामने वाले से झूठ बोलते हैं, तो आपका नंबर मतलब उस एक कथन से आपका पूरा पूरा इंटरव्यू बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप 8 बार सॉरी बोल दीजिए लगातार कि सॉरी सर नहीं पता, सॉरी सर नहीं पता। क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि हो सकता है वो पूछते हो कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, ऐसा 8 बार पूछ लें कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, चाचा जी का नाम क्या है, मामा जी का नाम क्या है। आप हर बार सॉरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां सवाल जब वो पूछेंगे आपके पिताजी का नाम क्या है, तब आप छक्का मारिए, तब तक आप डक करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत मत बोलिए, और थोड़ा भी पता है तो उनको बता के बोलिए कि सर मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान है, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं ट्राई करूँगा। ये तो फैक्चुअल सवाल की बात हुई। दूसरे सवाल होते हैं जिसको बोलते हैं ओपिनियन पर आधारित, आपके जो ओपिनियन है उन पे आधारित। जैसे वो पूछे कि नक्सल समस्या का क्या करना चाहिए, भारत और यूक्रेन संबंध कैसे होने चाहिए। जो चाहिए वाली बात है वहाँ आपको नो नहीं बोलना है कि सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। जहाँ भी ओपिनियन है उसका जवाब आपको देना ही है, ये आप मान के चलिए। और इसका आपको बहुत संतुलित जवाब देना है, एक तरफा जवाब नहीं देना है कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप दोनों पक्षों को रखिए कि सर ये पक्ष ऐसा है, दूसरा पक्ष ये है, और ये किया जा सकता है। तो बहुत संतुलित सधा हुआ छोटा जवाब, क्योंकि आप 10-12 लाइन बोलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलती होगी। तो मैक्सिमम 3 या 4 लाइन आपको जवाब देना है। ये सभी के लिए लागू है कि आपको कैसा भी सवाल पूछें आप 3 या 4 लाइन बोलिए, चौथी लाइन ऐसी बोलिए जिससे अगला सवाल आ जाए। अगला जो सामान्य सवाल है वो है आपका ड्रेस कोड, कि आपको पहन के क्या जाना है। तो ये सीधा सीधा है कि फॉर्मल ही पहनना है। लड़कों को फॉर्मल पेंट और शर्ट पहनना है। जनरली पेंट डार्क कलर का होता है, शर्ट लाइट कलर का होता है। CGPSC में आप जाएंगे तो 70% लोग वही जो ब्लू कलर का रहता है शर्ट वो पहन के आते हैं। लड़कियां सामान्य सलवार सूट पहन सकती हैं और साड़ी भी पहन सकती हैं। इसके अलावा आपके जो शू हैं लड़कों के, उनमें लेस होना चाहिए। कई लोग नॉर्मल वो वाला पहन के आ जाते हैं, बिना लेस वाला वो नहीं पहनना है। दूसरी गलतियां जो एक बार मेरे से भी हुई है, दोस्त लोग से भी होती है, कि मोजे ना आप फुल पहनिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में अंदर बैठेंगे तो आपका पेंट थोड़ा ऊपर उठता है। तो अगर मोजे आपके फुल नहीं रहेंगे तो पैर दिखता है। ड्रेस का सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि किसी भी चीज़ में इंटरव्यूअर का ध्यान आकर्षित नहीं होना चाहिए, वो कुछ चमकना नहीं चाहिए। या आप मोजा बिल्कुल सफ़ेद पहन लिए, चमकीला पहन लिए, उसमें ध्यान अगर किसी का जा रहा है एक्स्ट्रा तो वो चीज़ आपकी गलत है। तो आप जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा करने के लिए, मेरे एक जूनियर है वो चमकीली टाई पहन के चल दिया। अब वो सामने वाला पूछेगा कि अच्छा बारात में आए हो क्या, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आप
आपका नुकसान हो। आपको सामान्य करना है, अलग बनने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। कुछ ऐसा भी नहीं करना है जो किसी की नज़रों में चुभे। सीजीपीएससी की इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से ऐसी है कि उसमें 2 दिन आपको बुलाया जाता है। पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस दिन आप अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो वेरीफाई होंगे। और दूसरे दिन आपका इंटरव्यू होता है। 2 पालियों में होता है जनरली, पहली पाली में या और दूसरी पाली में सुबह 9 से करीब 12 साढ़े 12 और 2 बजे से 5 बजे तक। अगली चीज़ ये है कि इंटरव्यू के दिन हमारी दिनचर्या कैसी हो, तो आपको सुबह पूरी नींद लेना है। पहली चीज़ तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पहले मैं बता चुका कि अगर वो अपने पिताजी का नाम पूछेंगे तो आप बता ही नहीं सकते, और आपके पिताजी का नाम आपको बचपन से याद है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पूरी नींद लेना है। इसके अलावा उस दिन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि जो शुरू वाले कैंडिडेट रहते हैं उनसे इंटरव्यूअर का फेवरेट सवाल रहता है कि आज की कोई 5 अच्छी न्यूज़ बताइए। न्यूज़ भी आप वही चुनिए जिसके बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। साथ में आपको कुछ अपने खाने के लिए रखना है। आप फल रख सकते हैं, जैसे केला सेब कुछ है, कुछ मिक्सचर रख सकते हैं, पानी रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप सुबह से गए और आपका दोपहर में नंबर आए। तीसरी चीज़ है कि आपको चर्चा नहीं करना है किसी से। चर्चा 2 लोग से नहीं करना है। पहला जो आपके बगल में बैठे हैं उनसे नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ भी बताएंगे कि अच्छा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के चाचा का नाम ये है, और ये पूछ सकता है बोलेंगे, तो आपको डर लगेगा, ये तो मैं सुना नहीं आज तक। और कुछ लोग ऐसे रहते ही हैं अतरंगी, वो कुछ भी बताते हैं। और दूसरे उनसे चर्चा नहीं करना है जो तुरंत इंटरव्यू दिला के आए हैं। वो उनका बैग यहीं रहता है तो बैग लेने आते हैं, तो उनके दोस्त लोग पूछते हैं क्या पूछे क्या पूछे, तो वो कुछ बता देते हैं। तो उससे आपको डर लगेगा कि यार ये तो मैं नहीं पढ़ा, फिर आप घबराएंगे, किताब देखेंगे, मोबाइल भी नहीं है आपके पास। आपको डरना नहीं, तो किसी से कोई चर्चा नहीं करना। और आपको मैं एक चीज़ और ईमानदारी से बता दूं कि ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं जो जानबूझ के, उनसे वो नहीं पूछा रहता इंटरव्यू में, लेकिन आके बता देंगे कि भाई मेरे से ये पूछा है कि कोरोना की वैक्सीन में कितना % पानी है। तो वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन आप तो डर जाएंगे। एक मेरा दोस्त था, वो जैसे हम लोग पेपर दिलाने जाते थे तो पहले चलता है कि ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, ये नहीं पता, वो नहीं पता, तो बड़े प्रेम से बोलता था कि भाई जो उसको नहीं पता बोलता था कि मेरे सेट में नहीं आएगा। उस समय 4-5 सेट आते थे, बोलता था ये सवाल मेरे सेट में नहीं आएगा, और अच्छा ये भी मेरे सेट में नहीं आएगा। तो वो आपको एटीट्यूड रखना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है एक ही सवाल सबसे तो नहीं पूछेगा। तो आपको ये मानना है कि जो सवाल आपको नहीं बनता वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, और बिल्कुल कूल रहना है। अगला स्टेज है कि अब आप, होता जनरली ये है कि पहले आपको बैठा दिया जाता है रूम में, फिर अलग अलग बोर्ड रहते हैं, जनरली 4 बोर्ड रहते हैं, सभी बोर्ड में एक अध्यक्ष रहते हैं, 4 सदस्य रहते हैं, और 3-3 बच्चों को ले जाया जाता है अलग अलग बोर्ड में। तो अगर आपका शुरू में आप वहाँ बैठेंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा कि चलिए अब आपका नंबर आ गया है, और ले जाके आपको साक्षात्कार कक्ष से बाहर बैठ। तो जब वहाँ आप जाते हैं तो सबसे पहले तो अच्छे से फ्रेश हो लें, पानी यानी पी लें, मुंह धो लें। दूसरा, सांसों पर अपने कंट्रोल रखें, मतलब कुछ नहीं, अपने सांसों पे ध्यान दें। धीरे से सांस खींचें, धीरे से छोड़ें, मतलब और कहीं कुछ मत सोचें। और वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी आपके बगल में लोग रहेंगे, वो भी कुछ बताएंगे कि ये पूछता है, वो पूछता है, ये बोर्ड तो बहुत ख़तरनाक है। तो आप ये मानिए कि भाई जो मिल गया सबसे अच्छा बोर्ड यही है, और दूसरी बातें करिए, उससे पूछिए कि अच्छा घर में कैसे हो, कितने भाई बहन हो। इंटरव्यू से रिलेटेड कोई बात मत करिए। अगली बात है कि थोड़ा सा दरवाजे का ध्यान रखिए कि दरवाज़ा अंदर खुल रहा है कि बाहर खुल रहा है, ज़्यादा बज तो नहीं रहा है, खोल के धीरे से छोड़ना है। तो वो सब आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बोर्ड कितना दूर बैठा है, किस साइड बैठा है, वो सब ऑब्जर्व कर लीजिए आप। और अगली चीज़ है जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, हम लोग के भी बहुत काम आती है, कि डर के आगे जीत। मतलब आप डरेंगे ना तो आपकी जीत नहीं हो पाएगी। आपको अपने आप को पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि इतना अगर मैं प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया तो इंटरव्यू भी हो जाएगा। दूसरा, आपको ना प्रैक्टिकली सोचना है, जो हम लोग भी सोचते थे, मैं भी सोचता था कि भाई
मैं क्यों आया हूँ यहाँ, या मैं क्यों डर रहा हूँ कि मेरे को कम नंबर मिलेगा। और अगर मैं डरूंगा तो मेरे को पता है कि कम नंबर मिलेगा ही, तो मेरा डरने से नंबर कम होगा। तो अगर मेरे को नंबर ज़्यादा लाना है तो डरना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने के लिए तो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बस आप ये सोचिए कि भाई अगर मैं डरा तो मेरा नंबर डाउन होगा, तो डरना ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो जीत है। आगे है कि आप जब अंदर घुसेंगे रूम के अंदर, कक्ष में जब आप प्रवेश करेंगे, तो ये तो सामान्य चीज़ है कि आप पूछेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। जो चेयरमैन रहेंगे उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे यस प्लीज़। दरवाजे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, धीरे से छोड़िएगा, बजे मत। उसके बाद आप सामान्य अभिवादन करेंगे। अभिवादन में जो चेयरमैन है उनको सबसे पहले बोलेंगे नमस्ते सर, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अगर कोई महिला बैठी हैं उनको बोल दीजिए, और बाकी को कॉमन बोल दीजिए कि गुड मॉर्निंग सर्स, या डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर्स एंड मैम। और अभिवादन करके आपको कुर्सी के बगल में खड़े हो जाना है। अब ये सब फालतू की बातें हैं, कुर्सी के राइट में खड़े होना है, लेफ़्ट में खड़े होना है, 45 डिग्री में होना है, जैसा नॉर्मल है वैसा आप खड़े हो जाइए। बस ये ध्यान रखिए, यहाँ पे भी अभिवादन में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करिए। नमस्ते बोलना है, नमस्ते बोलिए। अब मेरे दोस्त हैं, कोई गया बोला वंदे मातरम सर, जय हिंद सर, जय जोहार सर, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, तो आपको बैकफायर भी कर सकता है वो। तो बस जो सब कर रहे हैं वही करना है आपको। अगली चीज़ है कि चेयर में तुरंत नहीं बैठना है, बगल में खड़े रहिए, वो खुद बोलेंगे कि बैठ जाइए। अगर नहीं बोलेंगे बैठने के लिए, बहुत देर हो गई है, तो पूछ लीजिए सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल मुस्कुरा के बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल बैठिए बैठिए। सिटिंग पोजीशन वाली भी बात है, वो आपको कंफर्टेबल बैठना है। हाथ बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना डुलाना है, तन के बैठना है, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई ना हो। बाकी फिर नॉर्मल बैठना है, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल तने हैं नॉर्मल बैठना है, साधारण। जैसे आपको सामने वाले को ये ना लगे कि आप उनको लाइटली ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तन के, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सांस खींच के, सीना फुला के ऐसा नहीं बैठना है। अगली चीज़ है आई कांटेक्ट की। आपको पता होगा, जैसे एक सर्वे है कि 67% लोग आई कांटेक्ट बना नहीं पाते। आप किसी से भी बात करते हैं ना, और बिना आप आँख में देखे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे यही वीडियो आप देख रहे हैं, आपको मेरी आँख नहीं दिख रही, तो आपको उतना मज़ा नहीं आता होगा, बस सुन रहे हैं। आप किसी से बात करते हैं, आँख में आँख डाल के बात करते हैं, तो आप जिनसे बात कर रहे हैं उनसे बढ़िया आई कांटेक्ट बना के उनको जवाब दीजिए। दूसरा कॉमन सवाल ये आता है कि किससे, मतलब केवल जो पूछा उसी को देखना है कि बाकी लोग को भी देखना है। ये सब ना नेचुरल होने दीजिए। जनरली तो हम उसी को देखेंगे जो हमसे पूछा है, लेकिन मान लीजिए बीच बीच में हम देख लेते हैं ना, सब तो सामने ही बैठे हैं, तो उनको भी बीच बीच में देख लीजिए, वो भी मंडी हिला देंगे, फिर उनको देखने लगिए। एक आध सदस्य जो रहते हैं ना, वो परेशान करना भी चाहते हैं, वो बीच में कुछ पेपर पढ़ने लगेंगे, इधर उधर देखने लगेंगे, तो आपको उनको ध्यान ही नहीं देना है, जो आपकी बात सुन रहा है उसको सुनाना है बस। और दूसरी चीज़ है मुस्कुराते रहना है, हंसना नहीं है, ज़बरदस्ती का भी नहीं मुस्कुराना है कि वो बोले कि नक्सलियों ने आप हमारे पुलिस जवानों की हत्या की, या छत्तीसगढ़ में नशा ज़्यादा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे बातों में नहीं मुस्कुराना है, लेकिन नॉर्मली मुस्कुराते रहना है थोड़ा थोड़ा। एक ये भी है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन कई लोग बोलते हैं, तो 55% उसमें आपका योगदान होता है आपके ड्रेस का, आप कैसे एक्ट करते हैं और कैसे आप वॉक करके आते हैं, क्योंकि वही तो सामने वाला देखता है। 38% आपके क्वालिटी ऑफ वॉइस पे, मतलब आप कैसे बोलते हैं, आपका ग्रामर कैसा है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। और 7% आप कैसे शब्द बोलते हैं। जैसे आपको न्यायालय की बात करना है तो आप बोलिए कि माननीय न्यायालय, माननीय मंत्री जी। अब आपके घर के भाई तो नहीं है न्यायालय या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उनको आपको सम्मान देना है। जो आपकी आवाज़ है वो ऑडिबल होना चाहिए। ऑडिबल मतलब उनको आराम से सुनाई दे, क्योंकि आप उनको थोड़ा भी तकलीफ़ देंगे तो वो आपको नंबर के रूप में तकलीफ़ देंगे।
और दूसरा, आपको विनम्रता और सौम्यता से बात करना है बहुत ज़्यादा। जो सामने वाले आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको प्रश्न को ध्यान से सुनना है पहली चीज़। उसके बाद फिर सोच के जवाब देना है। वो बोले और ऐसा नहीं कि आप फट से जवाब दे दिए। वो बोले कि भारत यूक्रेन संबंध कैसे हैं, अब तुरंत बताए कि सर ऐसे ऐसे हैं, 1905 में ये हुआ वो हुआ, तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो तैयार करके आए। क्योंकि उन सबको पता है कि इंटरव्यू की तैयारी होती, महीना महीना भर लोग रटते हैं, तो समझ जाते हैं अच्छा ये तो रट के आया। आप वो रट के भी गए हो ना, तो भी ऐसा बोलिए कि आप वहीं सोच के बता रहे हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा। आप कोई चीज़ रट के बता रहे हैं तो उनको ये लग गया कि रटा हुई बात है, वो नहीं देंगे नंबर। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, फिर ऐसे फ्लो में बोलना है कि उनको लगे कि आप तुरंत सोच के जवाब दे रहे हैं, भले आप सोच के जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर उनकी बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आई तो सॉरी बोल के, सॉरी सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं बोल के दोबारा पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा आ जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि उनका प्रश्न आपको पूरा सुनना है। वो कुछ पूछ रहे हैं, आपको लगा कि अरे मेरे को पता है, तो घर में अपन तुरंत बीच में टोक देते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है। आपको नहीं टोकना है। मैं बताया ना कि सामने वाले का जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उनका पूरा सवाल सुनना है बहुत धैर्य से, ध्यान से, उसके बाद अपना जवाब देना है आपको। जो आपका जवाब है, पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपको नहीं पता है, जैसे फैक्चुअल सवाल हैं, तो कुछ घुमाना फिराना नहीं है, सीधा सीधा आपको बोलना है सॉरी सर इसके बारे में मेरे को नहीं पता, इसके बारे में मैं और पढ़ूंगा, इसके बारे में मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत प्रेम से बोलना है। दूसरा, जो पूछा है उसका जवाब देना है, ये नहीं जो आपके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है वो जवाब देना है। जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई क्यों हुई, और आपको पता है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ ऐसे संबंध है, तो आपको लड़ाई क्यों हुई तो लड़ाई क्यों हुई बताना है। कोई बैकग्राउंड नहीं बताना है, अपना ज्ञान वहाँ आपको नहीं देना है। आपको जो सवाल पूछा है थ्रू द पॉइंट उसका उत्तर देना है ध्यान से। जैसे आप जब मेंस लिखते हैं तो जो 2 नंबर के सवाल आते हैं ना, जो पूछता है वही लिखते हैं। आप पूछा कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, आप ये थोड़ी लिखेंगे कि भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में जन्म लिए थे, कब हुआ, सीधा सन लिखिए, आगे बढ़िए। तीसरी चीज़ है कि उत्तर ज़्यादा लंबा नहीं देना है आपको, जितना है मतलब वही मैं बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन, उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। चौथी लाइन आप एक हिंट फेंक दीजिए कि इससे पूछ लो। थोड़ा सोच के बोलना है, ये तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत नहीं बोलना है, क्योंकि इससे आपका भी फायदा है। और अगली चीज़ है कि उत्तर से अगला प्रश्न बनाने की कोशिश करना है। बस ये है कि जो पता है उसी पे बनाइए। आप यहीं अटका दिए कि सर नक्सलवाद ऐसा ऐसा है, या नशा छत्तीसगढ़ में ऐसा ऐसा फैला है और छत्तीसगढ़ के कई ज़िले इससे प्रभावित हैं। अब वो पूछ रहे हैं अगला सवाल कि अच्छा कौन कौन से ज़िले प्रभावित हैं, आपको पता ही नहीं, तो ऐसा नहीं देना है उनको मौका। आपको अगर पता है ज़िले प्रभावित कौन से हैं तब बोलना है कि हाँ। अगली चीज़ है असहमति। कभी कभी क्या होता है ना कि उनकी बात से आप असहमत हो सकते हैं, तो विनम्रता से बोलना है कि सर आप भले ये बोल रहे हैं लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, या मेरा अपना मत है। आपको बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, क्योंकि कभी कभी वो जानबूझ के ऐसी बात करते हैं और वो देखते हैं कि आप स्टैंड ले सकते हो कि आप बस बिन रीढ़ के हो, आप जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसा हो जा रहे हैं। आपको भिड़ना नहीं है उनसे, अपना ईगो मैं आपको बोला छोड़ के आना है। लेकिन अगर कोई बात वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं महिलाओं को तो नौकरी नहीं करना चाहिए, तो आपको विनम्रता से बोलना है कि नहीं सर महिलाओं को नौकरी करना चाहिए। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मेरा इंटरव्यू था, उसमें मेरे से पूछे कि अच्छा बताओ चारों युग में सबसे अच्छा युग कौन सा है, तो मैं वही बोला कि सर सभी युगों का अपना अपना महत्व है, और जैसे सतयुग है वो उसमें सत्य था इसलिए वो अच्छा है, त्रेता में भगवान राम थे इसलिए अच्छा है। अब क्योंकि इस टाइप के सवाल में आप घुमा फिरा सकते हो, तो वो बोले नहीं एक बताओ। मैं बोला सर एक बताएंगे तो सतयुग को माना जाता है। बोले नहीं कैसे सतयुग, कलयुग सबसे अच्छा है। देखो कली है, कली मतलब मशीन होता है, आप अभी
अपने घर से यहाँ आ गए मशीन से, ट्रेन है, अगर मशीन नहीं रहती तो आप पैदल आना पड़ता आपको, तो उस हिसाब से कलयुग अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल हाँ भी बोल सकते हो, एक विकल्प है कि हाँ सर कलयुग अच्छा है, सही बात है। दूसरा है कि उनका जो लॉजिक है ना, उसको बहुत विनम्रता से आपको फेल करना है। मैं बोला मुस्कुरा के कि सर उस हिसाब से तो त्रेता युग अच्छा है। बोले कैसे? मैं बोला सर उस समय तो पुष्पक विमान था, हवा मतलब मन की गति से चलता था, तो ट्रेन तो सर अभी कुछ है ही नहीं उसके मुकाबले में। तो हंसने लगे। तो वही है, मतलब आपको सामने वाले की बात को काउंटर भी करना है। आप बोल सकते हो कि सर आपकी बात सही है लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है, या सर मैं इस बारे में और पढ़ूंगा। तो उनको दिखना चाहिए कि आपके अंदर ललक है पढ़ने की, लिखने की, सामने वाले की बात सुनने की। और एक चीज़ ये है कि कई लोग ये गलती करते हैं, अपनी बात को आपको कंट्राडिक्ट नहीं करना है। आप बोल दिए कि सर मेरे अंदर बहुत जज्बा है, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, पुलिस सेवा करना चाहता हूँ, और उसके बाद आपकी प्रेफरेंस है उसमें आप डिप्टी एसपी को लास्ट में भरें, तो आप अपनी बात में ही कंट्राडिक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो बोल रहे हैं, जो आप एक बार स्टैंड ले लिए, भले वो चीज़ आप नहीं मानते, लेकिन अब उस पर आपको अड़े रहना है और अपनी बात को तर्क से जस्टिफाई करना है। जो भी बात आप कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करना है। ये एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंटरव्यू एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब कि साधारण आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इंटरव्यू ना प्रेशर वाला होता है, वही वाला कि मेरे पिताजी का नाम क्या है पूछते हैं, मेरे मामा जी का नाम क्या है, मेरे चाचा जी का नाम क्या है। तो इसमें वो शुरू में आपको जानबूझ के ना प्रेशर में डालते हैं, आपको चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं, फिर आपका अंदर से जो रहता है वो निकल जाता है, डर जाते हैं आप। तो अगर शुरू के 7-8 सवाल ऐसे आ गए ना कि आपको कुछ नहीं पता, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका इंटरव्यू प्रेशर वाला है। और इस इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा भी अच्छा कर दिए ना, तो आपको खूब नंबर मिलेंगे। तो बस आप इंतज़ार करिए, उनसे पूछने दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि कुछ भी पूछ रहे हैं कि अच्छा रूस किस सन में आज़ाद हुआ, रूस के नेता का नाम क्या था, रूस के नेता के बेटे का नाम क्या था, उसकी बेटी का नाम क्या था, उसकी चाची का नाम क्या था। आप प्रेम से बोल दीजिए सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। मौका खोजते रहिए और डरिए मत। मतलब अगर आप नर्वस हो गए ना यहाँ पे, तो आगे फिर वो बोलेंगे कि अच्छा भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, उसमें भी आप बोल दोगे सॉरी सर। तो बस आपको खोजते रहना है कि कब मौका आए और कब मैं, क्रिकेट में जैसे होता है ना कि बाउंस आ रही छोड़ते जाइए, और जब मौका मिला आप छक्का मारिए। एक मेन चीज़ ये है कि इंटरव्यू में ना स्माइल का बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर 2 एस की बात करें तो एक है सॉरी, कि सॉरी सर मेरे को नहीं बनता, और दूसरा है स्माइल। आपके चेहरे में थोड़ी सी स्माइल होना चाहिए, मनहूस वाली शक्ल लेके आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो भी रोज़ इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको भी आपसे बात करके ना थोड़ा अच्छा लगे, पॉजिटिव फीलिंग है, तो आपको नंबर मिलेगा। उनको लगेगा यार बताओ कैसे मनहूसियत फैलाने आ गया था, तो फिर नंबर आपका कटेगा। अंत जब आपका होगा तो आपको धन्यवाद बोलना है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए कि थैंक्स सर, थैंक्स मैम, सबके तरफ देखना है और धीरे से उठना है, धीरे से दरवाजे की तरफ निकलना है, और दरवाजे को भी ऐसा बंद करना है कि आप निकले और फट से ना बजे वो, मतलब धीरे से उसको बंद। जो मैंने बताया था कि इंटरव्यू में जनरली 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक जो है आपके बायोडाटा से रिलेटेड, आपका ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है 2 पेज का होता है, और यही 6 प्रतियों में हमको जमा करना रहता है। इसमें हम एक बार भरते हैं, बिना साइन किए उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं, सब में साइन करते हैं और जमा करते हैं। आपको इसको ना बहुत ध्यान से, अगर एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है इंटरव्यू में तो वो ये है, क्योंकि सभी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के पास आपका यही रहता है व्यक्तिगत विवरण, और इसी से वो सवाल निकालते हैं। तो इसको हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो पहले पद का नाम होता है। इसमें अगर आप कुछ ऐसी चीज़ भरते हैं जैसे डीसी भरे और डिप्टी एसपी लास्ट में भरे, तो सवाल आ सकता है कि आप डिप्टी एसपी आखिरी में क्यों भर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, या कुछ ऐसा प्रेफरेंस जो थोड़ा अलग हो, तो वो सवाल आएगा, आपको उसकी तैयारी करना है। रोल नंबर में जनरली आपको याद रहना चाहिए अपना रोल नंबर। साक्षात्कार की तिथि में आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि उस दिन कुछ हुआ तो नहीं है। निवास स्थान, जिला और राज्य
आपको अच्छे से तैयार करना है कि आपका ज़िला क्या है, उसके प्रमुख पर्यटन स्थल क्या हैं, उसमें कौन सी जनजाति रहती हैं, उसके बारे में जो जो चीज़ है सभी चीज़ आपको ज़िले के बारे में और थोड़ा सा निवास स्थान के बारे में पता रहना चाहिए। नाम आपका जो भी है उससे रिलेटेड ज़रूर सवाल आएगा, क्योंकि पहले वो आपका नाम ही पढ़ते हैं। आपका नाम विशाल है तो बोलेंगे आप कैसे विशाल हो, आपका ये नाम क्यों रखा गया। आपका नाम जो भी है, आपका नाम राजन है तो बोलेंगे राजन का मतलब क्या होता है, आप क्या सही में राजन हो। तो आपको तैयार रहना है। पिता के नाम से भी कभी कभी पूछते हैं। जो आपकी जन्म तिथि है उसके बारे में भी सर्च कर लीजिए। आपका जन्म जो ईयर है, जो भी 93 94, उसके बारे में भी सर्च कर लीजिए कि उसमें कुछ हुआ तो नहीं था महत्वपूर्ण। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका जो 10+2 है उसमें आपका जो स्कूल है उससे पूछते हैं। स्कूल का आपका मोटो क्या है, मतलब ध्येय वाक्य क्या है। जैसे हम लोग नवोदय विद्यालय से पढ़े तो नवोदय विद्यालय क्यों बना, कैसे बना, पहला कहाँ बना, आपका कब बना। स्नातक में अगर आप गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से पढ़ें तो उसका ध्येय वाक्य क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, ये सब आपको पता रहना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर जैसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय तो गुरु घासीदास जी के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी पता रहना चाहिए। आप सीधा सीधा समझिए कि जो भी शब्द आपके इसमें लिखा है, जवाहर नवोदय तो नवोदय के बारे में भी पता हो, जवाहर के बारे में भी पता हो। गुरु घासीदास लिखा है तो गुरु घासीदास जी के बारे में भी पता हो। कोनी लिखा है तो कोनी के बारे में भी पता हो। जो भी आप इसमें लिख रहे हैं सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगली चीज़ है कि आपको अपनी हॉबी के बारे में या खेलकूद के बारे में लिखना होता है, तो वो भी आपको जो भी आप लिख रहे हैं उसके बारे में सही में वो आपकी हॉबी होना चाहिए। जैसे अगर आप केवल ऐसा नहीं लिखना और वो भी स्पेसिफिक हो, आप खेल लिख दिए, अब खेल में क्या है, तो जो भी है आपकी अगर हॉबी चेस है, चेस खेलना, तो अच्छे से होना चाहिए कि आपसे पता रहना चाहिए कि उससे जुड़े खिलाड़ी कौन हैं, उसमें कैसे खेला जाता है, खेल से जुड़े नियम क्या हैं, अभी उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हुई, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति भी इससे जुड़ा हो। तो हॉबी ना बहुत सोच समझ के लिखिए। आप लिखे योग प्राणायाम करना तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। हो सकता है किसी किसी कोई हॉबी ही ना हो तो जो सरल हॉबी रहती है जैसे योगा करना, टहलना, ये सब लिखिए। लेकिन थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए। अब वो बोले कि आप आधे घंटे में कितना टहलते हो, आप बोले 10 किलोमीटर टहलता हूँ, तो फिर वो समझ जाएगा कोई भी कि भाई ये कभी नहीं टहला है। तो जो भी आपकी भले वो हॉबी नहीं है लेकिन अगर आप लिख दिए हैं तो उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करिए, वो चीज़ करिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो सामने वाला पकड़ लेगा और अगर वो पकड़ लिया तो आपके नंबर गए। क्योंकि अगर आप झूठे सिद्ध हो गए तो आपका नंबर चल देगा। तो आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको झूठा अपने आप को सिद्ध नहीं होने देना है। आप जो बोल रहे हैं आपको डट के बोलना है कि सर यही है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तक आप लोग अगर देख रहे हैं 38 मिनट हो गया है, तो आपके धैर्य को मेरा सलाम और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जो अन्य पहलू हैं छोटे छोटे उसके बारे में भी वीडियो बनाएं और CGPSC से जुड़े और जो जो बातें हैं, जो मेरा अनुभव है या जो मेरे दोस्तों के अनुभव हैं, उनको भी आप लोगों के साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः।